उसे उम्मीद है कि इजराइल का ईरान के खिलाफ हमला एक कुछ उभरते बड़ा हमला है। क्या आप जानते हैं कि 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर युद्ध की घोषणा की। इसका मतलब था कि इजराइल अमेरिका के समर्थन से ईरान को मारने के लिए सब कुछ करेगा, सीधे मिसाइल हमलों से लेकर ईरान के प्रॉक्सी को लक्षित करने तक। इजराइल ने प्रतिशोध लेने की कसम खाई। फिर भी इसके बावजूद इजराइल और अमेरिका, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, ईरान को पराजित नहीं कर सकते। यह संभावना उठाता है कि ईरान अपने सैन्य और रक्षा पर अधिक खर्च कर सकता है। 2023 में अमेरिका के सैन्य खर्च 820 बिलियन की तुलना में ईरान ने केवल 10 बिलियन खर्च किया। यह 82 गुना कम है। अमेरिका हर साल ईरान की जीडीपी का 2 गुना अपने सैन्य और रक्षा पर खर्च करता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने ईरान पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, यहाँ तक कि अन्य देशों को ईरान से तेल खरीदने से भी रोका है। यह सब ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए था। लेकिन इससे ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, ईरान कैसे बिना नुकसान के बना रहता है और एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार करता है, जो चाहे करता है, जबकि इसके पास सैन्य में सबसे छोटे रक्षा बजट में से एक है। और यह कैसे अजेय है, भले ही अमेरिका और इजराइल ने इसके खिलाफ सब कुछ इस्तेमाल किया हो। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से भू राजनीतिक विश्लेषकों को पता था कि ईरान जल्द या बाद में एक लक्ष्य बन जाएगा। और 26 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने एक बार फिर मध्य पूर्व को अराजकता में डूबते हुए देखा, जब इजराइल ने एक साहसी और अभूतपूर्व कदम उठाया। हाँ, उसने ईरान पर खुला युद्ध घोषित किया। कुछ ही घंटों में तेहरान के आसमान में रोशनी की चमकें फट पड़ीं, जब इजरायली जेट्स ने प्रमुख ईरानी सैन्य स्थलों पर लक्षित हवाई हमले किए। अब बस इतना ही। हमले की तीव्रता उपग्रह चित्रों में स्पष्ट थी, जो एक ईरानी क्रांतिकारी गार्ड बेस पर तबाही को दिखा रही थी। कई लोगों का मानना था कि इजराइल संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम कदम उठा रहा है। ईरान के बारे में जानकार जानते थे कि यह शुरुआत थी। अगर इजराइल को लगता था तेहरान को डराएगा, तो वह गंभीर रूप से गलत था। इसका कारण यह था कि रात के समय ईरान ने एक मिसाइलों की लहर के साथ जवाबी कार्रवाई की, जो इजरायली क्षेत्र में गहराई तक पहुंची। यह एक नाटकीय वृद्धि थी जिसने दुनिया को देखता छोड़ दिया। सतह पर ऐसा लगता है कि इजराइल को बढ़त मिलनी चाहिए। आखिरकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, जिसकी सैन्य शक्ति वैश्विक स्तर पर बेजोड़ है। इजराइल की जीडीपी $510 अरब है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी $27 ट्रिलियन है। लेकिन इसके बावजूद ईरान, जिसकी अर्थव्यवस्था केवल $401 अरब और रक्षा बजट केवल $10 अरब है, दोनों को अच्छी तरह से संभालना जानता है। खैर, इसका उत्तर ईरान की चुनौती, रणनीति और ऐतिहासिक सहनशीलता को समझने में है। यह केवल सैन्य शक्ति या आर्थिक प्रभाव के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र के बारे में है जिसने विपरीत परिस्थितियों को एक रणनीतिक संपत्ति में बदल दिया है, वैश्विक महाशक्तियों के लिए एक कांटा बन गया है। ईरान को इतना शक्तिशाली क्यों समझना है? इसके लिए हमें 1969 में वापस जाना होगा। ईरानी क्रांति केवल नेतृत्व में बदलाव नहीं था, यह एक भूकंपीय बदलाव था जिसने मध्य पूर्व में एक तरंग प्रभाव पैदा किया। ईरान के शाह, एक प्रो-वेस्टर्न शासक जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, देशव्यापी प्रदर्शनों के महीनों के बाद हटा दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, यह वादा करते हुए कि वे ईरान को विदेशी प्रभाव से मुक्त करेंगे। क्रांति के बाद एक नाटकीय घटना हुई जिसने दशकों की दुश्मनी का स्वरूप निर्धारित किया। यह तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला था। 22 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों के लिए बंधक बना लिया गया। यह एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया को चौंका दिया और वॉशिंगटन को क्रोधित कर दिया। अमेरिका ने कड़ा जवाब दिया। उसने ईरानी संपत्तियों में $12 बिलियन को फ्रीज कर दिया और कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी कंपनियों जैसे IBM, जनरल इलेक्ट्रिक और पेप्सिको ने बाहर निकलना शुरू किया और अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदना बंद कर दिया। अधिकांश देशों के लिए ऐसे विनाशकारी प्रतिबंध भयानक होते, लेकिन ईरान के लिए यह मायने नहीं रखता था। इसके विपरीत वेनेजुएला के लिए आज समान प्रतिबंधों का सामना करना आर्थिक पतन और व्यापक गरीबी का मतलब है।
फिर भी ईरान अलग था। उसने केवल जीवित नहीं रहा बल्कि उसने अनुकूलन किया और यहाँ तक कि फल फूल भी गया। इसमें आगे बढ़ते हुए और लगभग आधी सदी से प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ईरान अपने दुश्मनों को चुनौती देता रहता है। उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को बनाए रखने में सफलता पाई है। मध्य पूर्व में प्रॉक्सी मिलिशिया को वित्त पोषित करें और यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को हथियार भी बेचें। जो प्रतिबंध अन्य देशों को कमजोर करते हैं, उन्होंने केवल ईरान को अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। यह इसलिए है क्योंकि ईरान की भूगोल और इसकी रणनीतिक गठबंधन इसे दुविधा को रणनीतिक संभालने में मदद करते हैं। आपको समझना चाहिए, भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब बात आती है एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में कैसे कार्य करेगा और प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों तरफ दो महासागर हैं जो प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जबकि इसके उत्तर में कनाडा के साथ सीमाएं हैं जो कठोर सर्दी की परिस्थितियों के कारण पार करना मुश्किल है। दक्षिण में इसकी सीमाएं मेक्सिको के साथ हैं, जो एकमात्र स्थान है जिसे इसे सुरक्षित करना है, जबकि अन्य पक्ष प्राकृतिक बाधाओं द्वारा सुरक्षित हैं। इसलिए अमेरिका जानता है कि चाहे जो भी हो, कोई भी देश उस पर युद्ध नहीं ला सकता। लेकिन पोलैंड जैसे देशों के लिए मामला अलग है, जो दोनों विश्व युद्धों में एक लक्ष्य बन गया क्योंकि यह किसी भी प्राकृतिक बाधाओं द्वारा सुरक्षित नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था, बदलते परिदृश्य पर वीडियो देख सकें। आइए अब जारी रखें। इस संदर्भ में ईरान केवल एक देश नहीं है, यह एक प्राकृतिक किला है। उत्तर में यह कैस्पियन सागर और अल्बोर्ज पर्वतों द्वारा सुरक्षित है। पश्चिम में जाग्रोस पर्वत एक प्रभावशाली बाधा बनाते हैं जो सदियों से ईरान की रक्षा कर रहे हैं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन की सेनाएं, हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा समर्थित थीं, इन पहाड़ों को पार करने में असमर्थ रहीं। 8 लंबे वर्षों तक इराक एक कठिन संघर्ष में फंसा रहा जिसने उसके संसाधनों को समाप्त कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर ईरान विशाल रेगिस्तानों द्वारा सुरक्षित है जो आक्रमण को लगभग असंभव बना देते हैं। सबसे रणनीतिक संपत्ति ईरान की होर्मुज जलद मरुमध्य है। यह मार्ग वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दुनिया की लगभग 1/5 तेल आपूर्ति इसके माध्यम से गुजरती है। इस चौक पॉइंट को नियंत्रित करके ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित करने की शक्ति रखता है, जिससे उसे किसी भी संभावित आक्रमणकारी के खिलाफ लाभ मिलता है। अपने भौगोलिक लाभों के अलावा ईरान ने विषम युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली है। अपने पारंपरिक बलों पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय ईरान ने एक विशाल प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया है, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी जैसे मिलिशिया और समूह शामिल हैं। ये बल ईरान की सैन्य पहुंच के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं, जो तेहरान की सीधी भागीदारी के बिना अपने दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। यह एक रणनीतिक कदम है जो ईरान का गुप्त हथियार बन गया है, जिससे यह अपने प्रतिकूलों को अस्थिर करने में सक्षम होता है, जबकि एक विश्वसनीय इनकार की परत बनाए रखता है। ईरान का प्रॉक्सी युद्ध के प्रति दृष्टिकोण 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, यह उन समूहों की पहचान करता है जो सामान्य दुश्मनों, विशेष रूप से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपनी दुश्मनी साझा करते हैं। ये केवल भाड़े के सैनिक नहीं हैं, वे वैचारिक रूप से प्रेरित योद्धा हैं जो ईरान को पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक रक्षक के रूप में देखते हैं। एक बार जब ये गठबंधन बन जाते हैं तो ईरान इन समूहों को उन्नत हथियार, जिसमें मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं, प्रदान करता है और उन्हें प्रभावी सैन्य बलों में बदलने के लिए व्यापक प्रशिक्षण देता है। अंत में ईरान इन प्रॉक्सियों का वित्तीय समर्थन करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास अपने संचालन को बनाए रखने के लिए संसाधन है। इस समर्थन ने हिजबुल्लाह जैसे समूहों को न केवल लड़ने की अनुमति दी है, बल्कि लेबनान में, जहां हिजबुल्लाह अब सरकार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त किया है। इसलिए जब इजराइल ने अक्टूबर 2024 के अंत में अपने हवाई हमले शुरू किए, तो उसने यह जानते हुए किया कि कोई भी वृद्ध हिजबुल्लाह से प्रतिशोधी हमलों को प्रेरित कर सकती है। ईरान पर तबाही मचाने के बजाय इजराइल को ऐसे हवाई हमले करने मजबूर हुआ जो एक चेहरे की बचत की रणनीति के रूप में कार्य कर सकें। यह केवल यह दिखाने के लिए था कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। गहरे स्तर पर हमले इस तरह से योजनाबद्ध किए गए थे कि वे ऐसा नुकसान न पहुंचाएं जो सीमा को पार करे और ईरान का गंभीर क्रोध आकर्षित करे। यह इसलिए है क्योंकि इजराइल जानता था कि अगर ईरान पर सीधे हमला किया गया और विनाश हुआ तो ईरान एक क्षेत्रीय विनाश को भड़का देगा, जिसे अपने प्रॉक्सी के माध्यम से नियंत्रित करना लगभग असंभव होगा। लेकिन ईरान की सैन्य रणनीति अपने प्रॉक्सी के साथ समाप्त नहीं होती।
वर्षों के दौरान ईरान ने सस्ते लेकिन अत्यधिक प्रभावी मिसाइलों और ड्रोन का एक विशाल भंडार विकसित किया है। ये केवल रक्षा उपकरण नहीं हैं, ये डराने के हथियार हैं। ईरान के ड्रोन दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं, जबकि इसकी मिसाइलें फारस की खाड़ी में जहाजों और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। पश्चिम विशेष रूप से ईरान की इन हथियारों को जल्दी से उत्पादन और तैनात करने की क्षमता को लेकर चिंतित है। इस तकनीक को अपने प्रॉक्सी को वितरित करके ईरान ने अपनी पहुंच को अपने सीमाओं से बहुत आगे बढ़ा दिया है। हौथियों द्वारा इजरायली शहरों पर हालिया मिसाइल हमले दिखाते हैं कि ईरान का प्रभाव कितना फैल चुका है। इसके अलावा निरंतर दबाव का सामना करने के बावजूद ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ना जारी रखा है। दुनिया ने चिंतित होकर देखा जब तेहरान ने सहमति से तय सीमा से परे यूरेनियम को समृद्ध किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सब कुछ आजमाया है, जैसे कि प्रतिबंध, साइबर हमले और कूटनीतिक अलगाव, लेकिन ईरान अडिग बना हुआ है। यह प्रतिबंधों से बचने में एक प्रतिभा बन गया है, आंशिक रूप से चीन जैसे देशों के साथ अपने गठबंधनों के कारण, जो तेल आपूर्ति सुरक्षित करने और अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए उत्सुक है। चीन अब ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% खरीदता है। तेहरान को राजस्व का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करता है और आर्थिक अलगाव का सामना करने में मदद करता है। इसके अलावा ईरान बैंकिंग प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए तार स्ट्रिपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, ईरानी व्यवसाय स्थानीय बैंकों में पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो फिर लंदन जैसे स्थानों में विदेशी खातों का उपयोग करके भुगतान करते हैं, प्रभावी रूप से फंड्स के स्रोत को छिपाते हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या यह बच पाएगा, या क्या वे कभी हमला नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और ईरान पर कोई भी हमला कुल विनाश का मतलब है। टिप्पणी अनुभाग में ठीक नीचे अपने विचार साझा करें कि क्या परमाणु हथियार किसी देश को शक्तिशाली देशों के उत्पीड़न से बचा सकते हैं। क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।